हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज एक फिर से न्यू वीडियो लेकर के, बहुत ज़्यादा डिमांड वाला वीडियो, ठीक है, हिस्ट्री का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है और भरोसा भी आज ही ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अगर आप बिल्कुल से नए हैं, अगर आपका मीडियम है इंग्लिश, चाहे इस साल हो नेक्स्ट ईयर हो, तो ये चैनल के साथ जुड़ के रहिएगा। ये चैनल आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उम्मीद है अभी भी हेल्प कर ही रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा लगेगा तो लाइक वगैरह कमेंट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अगर तुम पहली बार हो और तुमको एसएसटी से रिलेटेड थोड़ा सा बता दो। अगर तुम बिल्कुल से नए आए हो, कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए हो, तुम क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, ये 2 मिनट में। एसएसटी के लिए अगर तुमको 1 मार्क्स चाहिए, 1 मार्क्स हाँ बिल्कुल चाहिए एमसीक्यू के लिए, तो SCERT ऑपरेशन नाम का, मतलब सारा का सारा SCERT ऑपरेशन किया हुआ है, वो वीडियो देख लो हर सब्जेक्ट का, मतलब एसएसटी में। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स मैच द फॉलोइंग, वहाँ से भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो कर लिया। उसके साथ तुमने क्या कर लिया, PYQ लगा लिया, PYQ और मॉडल सेट। ठीक है, मॉडल सेट तुमने ये 3 चीज़ लगा लिया तो तुम्हारा MCQ का टेंशन खत्म, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीटेड आते हैं, आपने PYQ सॉल्व करते हुए देखा होगा। ठीक है, और साथ में तुम और थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो टारगेट पब्लिकेशन का आता है, उसको तुम ले लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। सब्जेक्टिव के लिए हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट कर लिया। आज हमारा क्या है, हिस्ट्री। उसके बाद में बस पॉलिटिकल बचा है, जो 5 चैप्टर का तो होता ही है। ज्योग्राफी के साथ एक डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसको मत भूलना। ऑलरेडी 2 वीडियो में कंप्लीट है और डिजास्टर मैनेजमेंट वही देख लेना, काफ़ी है। ठीक है, उसमें क्या ही करना, 6 नंबर का तो क्वेश्चन ही आएगा उससे। ठीक है, इजी क्वेश्चन आएगा, तुमसे इजीली बन भी जाएगा। है, आगे बढ़े। हाँ, तो इसके बाद अपना लास्ट पॉलिटिकल आएगा। उसके बाद वीडियोस हो सकता है एक दिन बाद एक दिन आए। ठीक है, क्योंकि और सब चीज़ रेडी करना है जो इम्पोर्टेंट है। वीडियोस अब थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हो चुका है। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ वो हम लोग कर चुके हैं, नहीं देखें तो वीडियोस देख लीजिएगा, चैनल पे ही अपलोडेड। ठीक है, चैनल के अलावा हमारे ऐप पे टेस्ट वगैरह अब रखेंगे, बाद बाकी अपना अब थोड़ा सा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो वीडियोस नहीं आए तो ऐसा नहीं वीडियो क्यों नहीं आ रहा, आप इसको पढ़िए, जो देख चुके हैं इसको फिर से देखिए, हो सकता है फिर से आपको रिवीजन हो जाए, है ना। आगे बढ़ते हैं, और उर्दू ग्रामर के लिए और जो छोटा छोटा चीज़ मैंने बताया है SST के लिए, वो सब भी आएगा, लेकिन एक दिन बाद एक दिन। ठीक है, अगर ऐसा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका नेशनलिज्म किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी, हमने चैप्टर वाइज जब करा रहा था ये SST का, तो उसमें ये क्वेश्चन आपने देखा। बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज़ आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये बुक के क्वेश्चन कर रहे हैं। आपने NCERT पढ़ रखा फिर भी ये क्वेश्चन मिलेगा, SCERT कर रखा फिर भी क्वेश्चन मिलेगा। तो नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, अपने देश के प्रति जो प्यार होता है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, वही वाला क्या होता है, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। ठीक है, और अगर पूरा PDF को लाइन बाय लाइन पढ़ते चला तो मतलब 2 घंटा निकल जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये PDF, इसका PDF अभी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, तुम लोग अभी जा रहे हैं डिस्क्रिप्शन चेक करने। ठीक है, इसका PDF और अपना जो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और अपना ज्योग्राफी एक ही साथ एक ही जगह में मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोग को बहुत ज़्यादा खोजना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा उपाय लगाऊँ कि तुम लोग ईजिली पढ़ सको, है ना। तो बहुत लोग गूगल ड्राइव में कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ क्या है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा। ठीक है, तो वो मैं जल्द शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम समझ गए नेशनलिज्म किसको बोल जाएंगे, देश के प्रति जो प्यार होता है, ठीक है, फीलिंग होता है अपने कंट्री को, मर जाएंगे मिट जाएंगे, उस फीलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म। इसके साथ एक बात, अगर तुम्हारे पास डेफिनेशन ऑलरेडी है तो तुम वापस से ये डेफिनेशन याद मत करना, उसी को टिक लगाओ, आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा मजीनी। मजीनी कौन था, एक इटालियन कमांडर था, वो सपोर्टर था डेमोक्रेटिक आइडिया। ठीक है, उन्होंने 2 ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, यंग इटली इंपॉर्टेंट है 1831। ठीक है, यंग यूरोप 1834, यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मजीनी के बारे में। ठीक है, कब मरा, कब जिंदा हुआ, ये सभी पूछ लेता है। ठीक है, जब बुक के क्वेश्चन में आपने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या रुकावट है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में, क्या क्या रुकावट थी। तो सबसे पहले देयर वाज ऑब्स्टिकल्स ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात कर रहे हैं, तो वो डिवाइडेड अबाउट 300 स्मॉल और बिग स्टेट में, और
देश की भावना पे कम था, मतलब जो जो देश में जो चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं था, लैक ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रिया इंटरवेंशन, उसका मेटरनिज एक्सट्रीमली रिएक्शनरी पॉलिसी था, और पॉलिटिकल सोसाइटी था, रिलीजियस वाला सिस्टम था। तो ये सब कुछ कारण है। आप 1 2 3 4 5 करके पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर में आता है नॉर्मली। मेटरनिज एरा किसको बोलेंगे? मेटरनिज का जो एज था बिटवीन 1815 से 1848, उसको मेटरनिज एरा बोला गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडोमिनेंट रोल अदा किया था कौन? अपना मेटरनिज ने, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेटरनिज एरा के नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन SCRT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट लगा उसी को लिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको पूरा बुक का पढ़ना है तो बोल दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। वैसे तो PDF ऑलरेडी अपलोडेड है सब्जेक्टिव वाला में, ठीक है, कंप्लीट हिस्ट्री का, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ VVI कर रहे हैं, इतना काफ़ी है। उसके बाद ये जैसे सर्कल है, इस सर्कल में आपका फुल्ली आंसर है ना। क्वेश्चन क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्या रीज़न है फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1848? तो रीज़न कुछ इस तरीके से, आप गोल मत बना देना, सिंपल सा आप एक एक पॉइंट करके क्या क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत हुआ, इसमें से 3 4 पॉइंट 5 पॉइंट याद कर लेना, काम देगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस था, पार्लियामेंट सक्सेसफुल अपोजिशन था, ठीक है। उसके बाद दाम जो बढ़ गया था ब्रेड का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और भी टैक्स वगैरह बढ़ गया था, इनइक्वालिटी हो गया सोशल अपना सोसाइटी में, ठीक है। और मॉनेटरी फंड क्राइसिस हो गया, तो ये सब, पुअर हार्वेस्ट हो गया, अनकॉमन वेल्थ हो गया, वेदर हो गया, तो ये सब जो भी कारण है तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है। 3 4 पॉइंट, इसमें से 10 पॉइंट है जो आपको याद करना हो आप याद कर लीजिएगा, जो इजी लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, क्योंकि कल मतलब लगातार जो स्क्रीन देखा ना, मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा ना। तो एक तो सुबह का वक्त है, कल रात को मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा ये था, कंडीशन ख़राब हो गया था। तो मैं सोचा वीडियो आप लोगों को बता रखा है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा, बाद बाकी आपको PDF तो मिलने ही वाला है, ठीक है। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट, ये कैसे प्रूव किया था, जो वो हेल्पफुल रहा, प्रूव कीजिए हेल्पफुल रहा, किसके सेपरेशन ऑफ स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, नेपोलियनिक कोड बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। नेपोलियन बोनापार्ट प्ले करता वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्या? स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। वो क्या इंस्टॉल किया था? नेशनलिज्म अमंग द पीपल ऑफ जर्मनी, और क्रिएट किया गया था 39 फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट इन प्लेस ऑफ 300 स्मॉलर बिग स्टेट ऑफ जर्मनी, ठीक है। और वो एक्सक्लूड किया गया था द स्टेट इटली एंड जर्मनी फ्रॉम द स्कोप ऑफ जोग्राफिकल नेम एंड गिव देम रियल पॉलिटिकल आउटलाइन। और वो क्या कहता, पाथ ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, नेपोलियन वर्क किया था, प्रूव किया था, बहुत हेल्पफुल रहा किसके लिए? स्प्रेडिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू आउट यूरोप, ठीक है। तो ये नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेपोलियनिक कोड क्या था इसका, वो कैसे क्या, ये आपका बुक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। गरीबाल्दी, ये बहुत बार पूछा जाता है, और सबसे ज़्यादा बार पूछा ये जाता है कि इनका प्रोफेशन क्या था? वो सेलर थे, नाविक थे, ठीक है। अब ये क्या किए थे, ये भी अपना वो डिस्कस, इसका वर्क बताना है, तो ये भी यूनिफिकेशन ऑफ इटली में अपना चाहते थे, यूनिफिकेशन हो किसका? इटली का, जैसे विक्टोरिया नावल कोड का वोट का, ठीक है। इन्होंने ये बट लेकिन ये किसका सपोर्ट थे? मजीनी आइडियोलॉजी का। उन्होंने अटैक किया इटली में कब? 1962 में, और उसका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे उसका कोड कन्वर्ट से वेट हुआ, ठीक है। और उन्होंने अपना मामला रिजॉल्व किया, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने साउदर्न इटली को किसके हवाले कर दिया? हैंडेड कर दिया इनावल विक्टर को, ठीक है, विक्टर इनावल को और कोड कन्वर्ट को। उसके बाद वो जो जितना उसके पास प्रॉपर्टी था, जितना था वो सब कुछ वो अपना नेशन को दे दिया, ठीक है। फिर वो अपना स्टार्ट किया फार्मर वाला ज़िंदगी, कौन? गरीबाल्दी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा, कब? जब चैप्टर वाइज करे तो सेम यही तब, ठीक है, आपने देखा होगा, तो ये आप बस टिक लगाते जाओ। उसके बाद क्या रोल था? वो रोल ऑफ बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। बिस्मार्क इन द रोल ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वो कह रहे थे
मेमोरेबल इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, उनको हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। क्या किया था? बिकॉज टाइम ऑफ बिस्मार्क वो क्या किया था? अपॉइंटेड चांसलर ऑफ पर्शिया, ठीक है, एट द टाइम ऑफ जर्मनी, डिवाइड किया था 339 स्टेट में। उसके बाद शोइंग वो क्या किया था? अपना डिप्लोमेसी और करेज दिखाया था। अडॉप्ट पॉलिसी क्या था? ब्लड और आयरन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। ब्लड और आयरन पॉलिसी कौन अडॉप्ट किया था? तो बिस्मार्क, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इंडेड ट्रीटी ऑफ ऑस्ट्रिया, वो बैटल ऑफ सडेवा टुक प्लेस बिटवीन पर्शिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस में बीच लड़ा गया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया वो हार गया था और वहाँ पे फिर से क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया हैड रिटर्न टू द रूल ऑफ जर्मनी, ठीक है। तो क्या क्या रोल था बिस्मार्क का, ये आपने देख लिया, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इसमें सबसे ज़्यादा है उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने कौन सा अडॉप्ट किया था पॉलिसी, ये याद रख लेना। ये बैटल ऑफ सडेवा टुक प्लेस बिटवीन पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। डेट उतना याद नहीं रखना, लेकिन फिर भी ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है। ऑस्ट्रिया फिर वापस कहाँ चला गया? जर्मनी में रूल करने, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर द रीज़न। ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर में हो सकता है, आ सकता है। और ये सब जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये सभी 5 नंबर में, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं 5 नंबर कौन सा है, तो ये सब 5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन, ज़्यादा छोटा क्वेश्चन अगर बात करें तो सबसे 2 नंबर वाला मार्क्स नेशनलिज्म इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन 2 नंबर बनता है। और इसमें बात करें तो ये सब है, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बताना भूल जा रहा था, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 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 ठीक है। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। यहाँ ये 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, ये भी 5 नंबर, ठीक है। अब यहाँ जाओ, किसके बारे में बोलना चाह रहा है यहाँ पे? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या, इसमें से आपको 2 3 4 पॉइंट, ये अगर 5 नंबर में है तो 5 6 पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो आपको इतना से क्या क्या, जैसे यूरोप है, ठीक है, ये वाला दूसरा क्वेश्चन है, इसको ऐड मत कीजिएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला है, इसको ऐड नहीं करना, आ गया था इसमें, मैं बता दिया आपको। इसलिए पीडीएफ देखने से पहले एक बार कौन क्या है एक बार समझ लेना ज़्यादा बेटर। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन पहला ये था। नेपोलियनिक कोड 1804 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेशनलिज्म यूरोप आ गया था। ट्रीटी ऑफ वेना आ गया था। एज ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। हंगर आ गया था। हार्डशिप एंड रिवोल्ट हो गया था। द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स मेकिंग जर्मनी एंड इटली, ये सब क्या थे? कारण थे। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या राइज, यहाँ जो रीज़न, क्या क्या रीज़न थे नेशनल यूरोप के, तो आपको ये सब बताना है, ठीक है। इसमें से कोई सा याद कर लीजिएगा, 4-5 पॉइंट काफ़ी रहेगा। 5 नंबर है, अगर 5 पॉइंट भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए 6 पॉइंट लिखने का, पॉइंट वाइज है। आप इसको एक नज़र देख लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना 2 नंबर में लगभग साल देखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको छोटा सा क्वेश्चन है, क्या होता है ये आपसे पूछा है। व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोलेटरेट क्लासेस, ठीक है। ये क्लास क्या होता है? जिसमें ऐसा सोसाइटी जिसमें इंक्लूड हो पुअर, फार्मर, लेबर्स, कॉमन पीपल, उसको क्या बोलते हैं? प्रोलेटरेट क्लास, ठीक है। सिंपल सा है, आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन क्या शायद मे भी ना ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हुआ, बिस्मार्क वाला भी हमने पढ़ा है ना। हाँ, व्हाट इज जर्मनी, ठीक है। ये वाला क्या, हाँ ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया, ठीक है। तो आप वही वाला याद कीजिएगा, वही वाला सिंपल सा है, ठीक है। ठीक समझ में आ गया, वापस से क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिर से रिपीट हुआ, दोनों में से कोई एक याद रखेगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा, उतना को आप याद रख लीजिएगा। और हाँ, बहुत लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन याद कैसे रखेंगे। ऐसा कर सकते हैं, सिंपल सा, आप 1-2 बार इसको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद जितना आपको याद आए उतना ही लिख देना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा बोर्ड में कि ऐसा नहीं कि जितना भर के लिखेगा उतना आपको नंबर मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट बात लिखिएगा, जैसे अपना बिस्मार्क क्या था, ठीक है, किस में हेल्प किया, ठीक है। 2-3-4 लाइन तो आप याद रख ही सकते हैं, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर उससे रिलेटेड ही दिखेगा, ऐसा नहीं गाना लिखने लगेगा, ठीक है, उससे रिलेटेड तो सही हो जाएगा, ठीक है। आपका एग्जामिनर लाइन बाय लाइन चेक नहीं करेगा, लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा सही रखिएगा ताकि उसको स्टार्टिंग का लाइन पढ़े तो उसको दिक्कत ना हो, और एंडिंग थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ गया। अगर बिस्मार्क का रोल समझ नहीं आ रहा तो पहले बिस्मार्क कौन है ये समझा दीजिएगा, उसने क्या क्या किया, ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ। सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन, बहुत लोग तो पहली बार सुने होंगे ये कोई चैप्टर का नाम, सोशलिज्म एंड
कम्युनिज्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब जो आपने एससीईआरटी बुक में ये चैप्टर है, एनसीईआरटी पे नहीं है। तो कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं? कैपिटलिज्म एक सच आइडियोलॉजी है जो और देयर इज अ टेंडेंसी जिसमें क्या होता है, वर्क ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डज बाय कैपिटलिस्ट ओनली। ठीक है, देयर इज अ कंट्री विच कैपिटलिस्ट हैव अथॉरिटी हैव फील्ड इस कॉल, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। ठीक है, तो ये किसका डेफिनेशन है? कैपिटलिज्म का। नेक्स्ट है ब्लडी संडे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कब रखा है, कब कर रखा है, जब हम लोग चैप्टर वाइज ये कर रहे थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उसमें आपको और बोर्ड के भी क्वेश्चन में ये आपने किया है ना। तो देखो ब्लडी संडे क्या होता है, एक बार डेट शीट थोड़ा सा, एक मिनट। तो ये डेट जो ये जनवरी, मतलब डायरेक्ट याद रख लेना 1905, जनवरी फरवरी मत करने लगना। ठीक है, क्योंकि ये डेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, मुझे भी लग रहा था। ठीक है, कहीं बता रहा कुछ, कहीं बता रहा कुछ, इसीलिए 30 जनवरी कहीं पे कुछ, तो आप सिंपल सा 1905 याद रखेगा। वहाँ पे हुआ क्या था, सिंपल से याद रखना। द पीपल ऑफ रशिया जो है वो राइज स्लोगन दे रहा था किसके लिए? खाने पीने के लिए, ब्रेड टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, रोटी दो मैंने खाने के लिए। ठीक, उसके बाद कहाँ पे? द पैलेस ऑफ द तसार निकोलस 11 गोइंग जा रहा था फ्रॉम द सेंटर ऑफ पीटर स्क्वायर। एज सुन इन्फॉर्मेशन मिला, राजा को रिसीव मिला, तो उन्होंने क्या ओपन फायर करने बोला था। ठीक है, लेबर्स पे, और 1000 ऑफ लेबर वहाँ पे और चिल्ड्रन को मार दिया गया। और इसी हैपन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे के नाम से हम लोग जानते हैं। देयरफॉर इसको ब्लडी संडे या फिर रेड संडे के लिए। ठीक है, सिंपल सा कहानी ये था कि उनको रोटी कपड़ा मकान जो नॉर्मली स्लोगन होता है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बात राजा को पता चला, जब इन्फॉर्मेशन मिला उन्होंने अपना कमांडर भेजा और उन्हें आने से पहले रास्ते पे सबको ख़त्म कर दिया गया। तो इसी किल को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लडी संडे। ठीक है, आप कहानी एक बार समझ लेना, समझ गए होगे, छोटा सा तो कहानी था। ठीक है, तो आप लिख सकते हो। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3। ये अच्छा क्वेश्चन है। रशियन रेवोल्यूशन इन 1905 का काउजेस क्या था, इफेक्ट क्या क्या था? तो काउजेस इफेक्ट दोनों ही आपके सामने। काउजेस क्या था? एक तो स्लो पेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रशियन कार्स, उसके बाद क्या था? डिज़ायर फॉर बेटर लिविंग कंडीशन एंड फ्रीडम और ग्रोथ और रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स का ये काउजेस था। किसका? रशियन रेवोल्यूशन इन 1905। ये काउजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा, ये आपके 2 पॉइंट यहाँ पे लीजिए। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट ऑलरेडी ऐड किया, जैसे फॉरेन इम्पैक्ट पड़ा किसका? फॉरेन इवेंट पे। ठीक है, इंडस्ट्री पे, लैक ऑफ इंडस्ट्री पे, डिफेक्ट ऑफ जापान पे, पॉलिसी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ये सब क्या था? उस पर इफेक्ट पड़ा। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ हंगर। ठीक है, ये सब क्या पड़ा? काउजेज में, मे बी ये काउजेज में मैंने ऐड किया शायद। ठीक है, इफेक्ट पे नहीं, ये काउजेज पे एक्ट है। सॉरी मैं लिखना ही भूल गया। क्या क्या काउजेज है, आप इसको यहाँ पे ये काउजेज, ये पॉइंट याद रख लो या फिर ये पॉइंट याद रख लो, बात बराबर है। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें ज़्यादा यही वाला याद हो जाएगा, इजी है। अब इफेक्ट क्या है इसका, ये देख लेते हैं। Nucleus to issue October manifesto promising some reformer Duma representative body, political party and voting right allowed, but cause maintain absolute power। ठीक है, ये क्या क्या था? इफेक्ट था। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है काउजेस पूछने का। ठीक है, आप काउजेस याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काउजेस आया, तो इसमें इफेक्ट है, तो इफेक्ट 2 लाइन में आप लास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन काउजेस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हर 2-3 साल में आउटपुट किया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये याद रखना। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय लेनिन, लीनिन के बारे में याद रखना। 1921 व्हेन अपोजिशन ऑफ लीनिन आल्सो स्टार्टेड इनसाइड रशिया, सो लीनिन मेड सम चेंजेस, पॉलिसी में डिसीजन लिया फेवर ऑफ रशियन पीपल, उसको बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या क्या था वो 2-3 पॉइंट अगर आप लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, मेरे पीछे है, क्यों टेंशन लेते हो? यहाँ पे देखो, जो भी इन रिटर्न ऑफ टेकिंग ग्रेन फ्रॉम द फार्मर्स, एक सर्टेन अमाउंट फिक्स कर दिया गया, क्योंकि आपको मालूम है फार्मर्स को अपना अमाउंट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने फिक्स कर दिया फार्मर को यूज़ देयर ग्रेन और वो अपने विश पे। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकली लैंड बिलोंग टू स्टेट, थ्योरेटिकली जो लैंड है वो बिलोंग करेगा स्टेट से, बट लेकिन प्रैक्टिकल किस पे होगा? प्रैक्टिकली जो बिलोंग करेगा वो फार्मर का। ठीक है, ये 2-3 चीज़ ये किसने किया? ये लीनिन ने किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बात है कि अगर आपको ये क्वेश्चन मुझे बहुत
अच्छा लग रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा मतलब ऐसी नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आपको PYQ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो कौन बनाया है, कुछ कुछ पॉइंट में लिख देना, ठीक है। और छोटा क्वेश्चन है, आप इजीली इसको लिख जाइएगा, ठीक है। कौन बनाया, लीनिन बनाए हैं। अपोजिशन होने लगा था स्टार्ट इनसाइड रशिया में, इसलिए उन्होंने क्या कुछ चेंजेस किया, ठीक है। क्या क्या डिसीजन लिया, किसके फेवर में जो वहाँ के पीपल थे। न्यू इसी पॉलिसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलेंगे, जिसमें क्या बोल दिया उन्होंने कि जो भी ग्रेन अनाज वगैरह फार्मर का को सर्टेन अमाउंट फिक्स टैक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि फार्मर जो है देयर ग्रेन पर अपने इस पे यूज़ कर सके, ठीक है। और उसके बाद है थ्योरेटिकली वो जो लैंड है वो बिलोंग करेगा स्टेट से, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ से, फार्मर का। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है हिस्ट्री का नेशनलिज्म मूवमेंट ऑफ इंडो चाइना। ये भी आप शायद NCERT में पढ़े होंगे, ठीक है। इंडो चाइना का मतलब क्या होता है, हम लोग सोचते हैं इंडिया और चाइना हो गया मिलकर इंडो चाइना, नहीं। इंडो चाइना मिक्स होता है, जिसमें लियोस, वियतनाम, कंबोडिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड वन ऑफ द बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडो चाइना के रीजन में कौन कौन सा आता है, तो ये 3, ये लियोस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है। बहुत। और एक अंकुरवाट टेम्पल कहाँ बना है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, किसने बनाया है, इस टाइप का क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपको बुक में है वो याद एकदम होना ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द सिटीजन एंड बेनिफिट इंडो चाइना एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ कंबोडिया, ठीक है, याद रखना। कंबोडिया रिलेटेड क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, और जो आपके बुक में है तो उसको याद रख लेना। एक दूसरा क्वेश्चन अगर लेना हुआ, वन ऑफ द बेस्ट, देखो चैप्टर में बुक का ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है या 5 दिख रहा है, तो शायद सोच रहे होंगे। देखो बुक के जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, ये 5 है, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए। तो हुआ मूवमेंट क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछ जाता है, ये रिलीजियस मूवमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हुआ मूवमेंट कैसा मूवमेंट है, तो और ये कैसा रिलीजियस मूवमेंट है, जो कौन स्टार्ट किया था, ह्यू फू, वहाँ का चाइनीज ही नाम है, ठीक है। इन 1939 वो ये परफॉर्म किया था मिरेकल्स फॉर हेल्प द पुअर पीपल। अपोजिशन अपोज किया था चाइल्ड मैरिज, ठीक है, जो बाल विवाह होता है, ठीक है। उसके बाद और यूजलेस एक्सपेंचर, और ये क्या कहता है, गैम्बलिंग एंड यूज़ ऑफ लिक्वर्स। उसके बाद इन्होंने फ्रेंच जो है इनको क्या बनाने लगे, मैड, पागल बनाने लगे, इसलिए उनको क्या मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाद में इसको वियतनाम से ही बाहर निकाल दिया गया। इसलिए जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ ऐसा होता ही है, आप नॉर्मली देखे ही होंगे, है ना। तो ऐसा हुआ इनके साथ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा मूवमेंट है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग कोई एक में देखने को मिलेगा, इसलिए इसको याद रखना। वीडियो देखने का फ़ायदा ये होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपना जो ये वन ऑफ द बिहार का, मतलब बिहार बोर्ड का फेवरेट सा चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर के भर के आएंगे, ठीक है। तो आप रेडी रह जाइए, ठीक है। उसके बाद इजी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, इस चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था कि मैं लूँ कौन सा नहीं लूँ, तो ये बहुत डिसाइडेड वाला था। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है उसको ही लिया है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3-4 पेज में आया है ये चैप्टर, ठीक है, मतलब यहाँ तक आया है, तो यानी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा। 2 नंबर के लिए आप इस फर्स्ट चैप्टर और ये अपना नेशनलिज्म इन इंडिया, ये नंबर याद रख लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन नंबर आपको दे देगा। खिलाफत मूवमेंट क्या होता है आपके नोट्स में ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। ये आपको मिलता है तो ठीक है, मतलब नहीं है तो इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको इससे डेफिनेशन अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं कर रहा है, नहीं ये नहीं होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए, तो आप थोड़ा सा गूगल बाबा का सहायता ले सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पोस्ट ऑफ खिलाफत ऑफ तुर्की वाज अबॉलिश्ड बाय किससे, अबॉलिश्ड बाय अलाइज, who was called उसका religious group of Muslim religion in the center of the entire world. After removed from office, movement against हुआ किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट। इसी को बोलते खिलाफत मूवमेंट, जिसमें गांधी जी भी साथ दिए थे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में दांडी मार्च बहुत बार एक पर्पस था दांडी मार्च में, ताकि बॉयकॉट कर सके फॉरेन गुड्स अगेन, ठीक है, जो भी सामान वगैरह था। और एक सीक्वेंस इन विच जिसमें साल्ट फ्री होना चाहिए, फ्री ट्री हो गया, साल्ट ट्री लॉ
ठीक है, वाज फर्स्ट अडॉप्टेड एंड पीपल ऑफ ऑल ऑफ क्लासेस गिव अप फॉर एन अप गुड्स। ठीक है, ये क्या दांडी मार्च का पर्पस था। ठीक है, क्योंकि नमक तो सबको ही खाता है, इसलिए दांडी मार्च को नमक में ही चूज़ किया, नमक ही चूज़ किया गया। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ये आपको याद रखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन। लखनऊ सेशन ऑफ 1916 चंपारण फार्मर जो कौन है लीडर, राजकुमार शुक्ला, उन्होंने मीट किया गांधी जी से। राजकुमार शुक्ला एक्सप्लेन किया फार्मर्स चंपारण का डिटेल, गांधी जी उनको इनवाइट किया किसमें, चंपारण उन्होंने एक्सेप्ट किया 1917 में, और उन्होंने चंपारण गए और स्टार्ट किया मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को फार्मर्स के साथ इसी मूवमेंट को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो ब्रीफ लिखने बोला था, तो इतना ब्रीफ काफ़ी है 2 नंबर के, 2 नंबर का अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, इन 1924 गवर्नमेंट कार्स वर लूटेड इनसाइड मेरठ, Communist Party workers purpose of independence in protest against the British, इसीलिए the British prosecuted the revolutionaries as traitors, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेरठ कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, आप इसको थोड़ा देख लेना। एक ये वाला है सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको कराने से पहले क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ भी है, यहाँ पे डिफरेंस वाला, तो ये आप याद कीजिएगा तो यहाँ भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट वाइज है, याद करना ज़्यादा इजी रहेगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट सेम आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। किधर गया भाई, हाँ ये वाला। ठीक है, चलो क्योंकि ये आगे जाकर आपको मिलने ही वाला है, तो वो ज़्यादा याद करना ज़्यादा इजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्टिव था अपना स्वराज पार्टी का, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं क्या है। स्वराज पार्टी स्टेबलाइज हुआ 1923। ठीक है, एफर्ट ऑफ किसका, ये आपको याद रखना, चित्तरंजन दास। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव स्वराज दिया था नो डिफरेंट फ्रॉम दैट कांग्रेस से मतलब कांग्रेस पार्टी से कोई डिफरेंट नहीं था, सेम था। ये अचीव किस लिए, स्वराज के लिए। बोथ लीडर वांटेड टू एंड कि गवर्नमेंट रूल हटाने के लिए। ठीक है, दे वे ट्राइंग, उन्होंने क्या ट्राइंग कर रहे थे, टू ब्रिंग रूल इंडियंस टू हैंड ऑफ इंडियंस। ठीक है, तब वो क्या कर रहे थे, एक रूल ला रहे थे ताकि इंडिया का रूल जो है वो इंडियन के ही हाथ में जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक है, याद रख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। रॉल्स एक्ट क्या था, ये भी आपको मालूम है, इन्होंने ब्रिटिश लोग किया था, किसके लिए किया था, मूवमेंट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडियाज़ के लिए किया था। ठीक है, ताकि जो भी रेवोल्यूशनरीज उठे, मूवमेंट उठे इंडिया में, उसको दबा सके। ठीक है, इसमें क्या किया था, जो भी इस टाइप का पर्सन मिलेगा या सस्पेंस होगा किसी बंदे पे, ठीक है, उसको डायरेक्ट उसको क्या अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसको क्या कोर्ट में लेके जाएगा। वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग के खिलाफ कोई आया ही ना, इसलिए ये लॉ रॉल्स लॉ मैं रॉल्स लॉ क्या होता है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉल्स लॉ केमिस्ट्री में। ठीक है, रॉलेट एक्ट पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट और दिल्ली पैक्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गांधी इरविन नाम से पता चल रहा है, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या कहता है, सक्सेस ऑफ सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट ड्यू टू लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी एग्रीमेंट किए थे, एग्रीड टू प्रॉमिस एज रिजल्ट एग्रीमेंट बिटवीन टू लीडर्स इन 1921 सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, तो ये किसका था, गांधी इरविन पैक्ट का। उसके बाद है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एक फर्स्ट मास मूवमेंट कैसे है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देयर ऑफ कंसिडर द फर्स्ट मूवमेंट, क्योंकि इसमें जो है एवरी सेक्शन कंट्री का पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो फार्मर हो, जो भी लोग हो, वो सब मिल के आए थे इस प्रोटेस्ट में, इसीलिए इनको क्या बोलता है, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज़ द फर्स्ट मास मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। ब्रिटिश एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री फीलिंग लव ऑफ द नेशन सो अमंग द कंट्री मैन। ठीक है, और इस मूवमेंट को कहते हैं फर्स्ट मास मोशन, इसमें सभी लोग आए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, काउजेज यहाँ पे है, इम्पैक्ट और काउजेज, ये अच्छा क्वेश्चन है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या क्या काउजेज था, जैसे रॉल्स एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, फेलियर ऑफ ब्रिटिश वॉर टाइम प्रोमिसेस, खिलाफत मूवमेंट, ये सब कारण था नॉन कॉपरेशन का। उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, कांग्रेस बिकम मास पार्टी बन गया। ठीक है, उसका पीपल वेयर रेडी टू मास मूवमेंट, और हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे। लैक ऑफ फेयर ऑफ अपना गवर्नमेंट, उसके बाद पावर ऑफ ब्रिटिश क्या गया था, अनडैम्ड हो गया था। सोशल रिफॉर्मर टुक प्लेस हो गया था, न्यू टेक्निक्स और स्ट्रगल्स वेयर इवॉल्व हो रहा था। तो ये
अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछेगा तो काउजेस पूछेगा और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ था ये पूछेगा। तो क्या क्या कारण थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के थे, तो 3-4 द काउजेस ऑफ फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉलोज एज, बस 1-2 पॉइंट करके लिख लेना। फिर जब इम्पैक्ट लिखोगे तो इम्पैक्ट का थोड़ा सा बड़ा करके उसका ये वाला लाइन बड़ा करके लिखना, बाद बाकी फिर से ये नॉर्मल करके लिख देना। पॉइंट वाइज लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, चेक करने में 5 नंबर इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, अब आते हैं ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। ये स्टार्ट हुआ था 1921 इंडिया गॉट किसके लिए, इंडिया गॉट डिस्कस्टेड ड्यू टू द रॉल्स एक्ट एंड जलियांवाला बाग मर्डर्स। ठीक है, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हुआ था 1930 को, वन गांधी जी 11 डिमांड रिजेक्ट किए थे किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट से। और यहाँ पे क्या हुआ था, मुस्लिम पार्टिसिपेट मूवमेंट अ ग्रेट मेंबर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। यहाँ पे इन द मूवमेंट द रिस्पॉन्सेस ऑफ मुस्लिम वाज लुकवार्म। उसके बाद दिस मूवमेंट अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, इन दिस मूवमेंट पीपल वेयर आस्क्ड नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिश। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था, इन दिस मूवमेंट पीपल नॉट ओनली रिफ्यूज कॉपरेट विद ब्रिटिश बट ऑल्सो ब्रोक कॉलोनियल रूल, जो भी कॉलोनियल रूल था, ठीक है, उसको भी ब्रेक करना चाह रहे थे कैसे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, इसमें जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या था, वुमेन पार्टिसिपेट की थी लार्ज स्केल में। ठीक है, मैन्युफैक्चर साल्ट बनाने के लिए, तो अलग अलग रोल क्लॉथ वगैरह के लिए। ठीक है, और इस मूवमेंट में क्या था, विड्रॉल इन 1931 साइन किसने के लिए, इस क्या था, गांधी जी और इरविन पैक्ट। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो ये हुआ था। और इसमें किसका विड्रॉल हुआ था, वायलेंस के कारण हो गया था, इसीलिए और गांधी जी ने इन्हें विड्रॉल कर लिया था 1922 में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रख सकते हैं। एक 5 नंबर के लिए अगर पूछते हैं, या अगर पूछेगा तो 2 नंबर के लिए, इसको पूछेगा तो 2 नंबर के लिए, लेकिन अगर दोनों पूछे तो 5 नंबर में ज़रूर आएगा। ठीक है, ये बुक का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। आगे एक क्वेश्चन है कि ये भी बहुत बार 5 नंबर में आ जाता है कि नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज, हाउ वाज ऑल नेशनल कांग्रेस स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, उनका इसेंशियली ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंपल सा ब्रिटिश को भगाओ, यही इसेंशियल था। थोड़ा सा गलत दिख रहा है क्या, हाँ आप सही है। Indian National Congress formed to provide forms of Indian politicians should meet yearly and point out the government का point out करे with the उसका and what respect administration was defected and how could be improve। ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, सबको डेवलप कर सके, इंडिया को डेवलप कर सके, अपना बात रख सके। ठीक है, और इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप बिटवीन रूलर एंड रूल्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ये 5 नंबर में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन था, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ से अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ख़त्म ही होता है, मतलब कि अगर आप ने इतना क्वेश्चन याद कर लिया तो इससे आना ही आना है। अब जो क्वेश्चन है ये बहुत कम ही है। ठीक है, अब दिन दो ज़्यादा देर नहीं है। तो 2 रीज़न है डेवलपमेंट फैक्ट्री का। सबसे पहले इन फैक्ट्रीज का नेम एंड 2 रीज़न फॉर डेवलपिंग फैक्ट्रीज सिस्टम। तो क्या क्या रीज़न है, सबसे पहले एक तो इन्वेंशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड मशीन हो रहा है, रैपिड पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 रीज़न था, याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बोर्जियस क्लासेस ओरिजिनेट। ठीक है, द बोर्जियस जो हु कंट्रोल करता है मीन ऑफ प्रोडक्शन रिसीव मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड द वर्कर्स लेबर बट कंट्रीब्यूट करता है लिटिल वर्क। ठीक है, एंड द प्रोलेटरिएट who are the workers in the capitalist system and who produce क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये तीनों में अगर मुझे कोई चूज़ करना पड़े तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को रखूँगा, सबसे ज़्यादा। इसमें और एक क्वेश्चन है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इसमें इसका अपोजिट ही लिख देना, आ जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब रैपिड ग्रोथ फील्ड इंडस्ट्रीज हो जाएगा, इसका मतलब हैंडमेड आइटम क्या हो जाएगा, रिप्लेस बाय मशीन, मैनमेड आइटम आ जाएगा। ऑल्सो न्यू इक्विपमेंट, जो भी सामान आएगा उसको स्टार्ट कर लेंगे। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। और एक इसी में से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है, मतलब बिहार बोलते बस इसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, तो इसी का अपोजिट लिख देना। ठीक है,
वो क्वेश्चन शायद इसमें ऐड नहीं है, लेकिन तुम इतना तो कर सकते हो कि लिख लेना। इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्लम सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम, ऐसा एरिया जहाँ पे जो सिटी के लोग वेयर लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड होता है, हाउसेस बैड कंडीशन होता है, जैसे रास्ते में जो घर वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लम सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है कि हाउ डिड व्हेन वाज मिनिमम वेजेस एक्ट पास, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया था 1948 में, उसका ऑब्जेक्टिव था दैट द वर्कर शुड गिव एट लीस्ट दिस मच सैलरी, ताकि वो अर्न कर सके, दे कैन अर्न देयर लिविंग एज वेल एज फीड देयर फैमिलीज, so the workers do not face the problem of dying or hunger, so that दे आर कैन यूटिलाइज वर्क एफिशिएंसी प्रॉपरली, ठीक है। इसको द मिनिमम, कम से कम इतना दिया जाए अपना घर बार अच्छे तरीके से चला सके, भूख के कारण से ना मरे या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये कहता है मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। किसका ऑब्जेक्टिव था ये सब, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये शायद मे बी आखिरी चैप्टर है क्या? नहीं है शायद, ठीक है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अर्बन और रूरल में क्या अंतर है? सिंपल सा, अर्बन जो सिटीज़ में रहते हैं, ठीक है, रूलर्स जो क्या कहते हैं, रूरल रीजन गांव वगैरह में रहते हैं। उसके बाद क्या क्या है देख लेते हैं। वाटर अर्बन रिलीजियस हायर एंड रूरल एरिया। सिंपली यहाँ पे आपको ना डिफरेंस बताना है गांव और शहर में, तो देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ वाटर इन अर्बन रीजन हायर देन द रूरल एरिया, ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि नल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। द यूज़ ऑफ वाटर रूरल एरिया में क्या होता है? लेसर देन अर्बन एरिया, क्योंकि इनको हैंडपम्प मेहनत से लाना पड़ता है, इसलिए। और ये क्या कहता है, इंटायरली यहाँ पे मल्टीपल आपका म्यूनसिपल वाटर सप्लाई आता है, ठीक है, जो नगर निगम की तरफ से पानी जो आता है, ठीक है, आपके इधर नल भी लगा होगा। और यहाँ पे जो यहाँ का एरिया है, या तो लोग नदी तालाब ट्यूबवेल से हेल्प लेते हैं, ठीक है। और देखो पॉपुलेशन इज़ मोर देन अर्बन एरिया, सो यहाँ पे वाटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है शहरों में, ठीक है। यहाँ पे लोग ही कम है, इसलिए थोड़ा सा कम यूजेस होता है किसका? वाटर का, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस है, आप इसको एक बार देख लेना किसमें, अर्बन एरिया और रूरल एरिया में। जो आप दिमाग में आ रहा है, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं क्या डिफरेंस है। रूरल लाइफ में आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, जैसे कि रूरल एरिया में क्या होता है, गांव में पेड़ बहुत ज़्यादा होता है, शहर में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और यहाँ पे लेस पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ छोटा मोटा चीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है? ये को वाटर क्राइसिस आपको ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस, पैसा का कभी इकोनॉमिक क्राइसिस हो इम्पैक्ट करता है किसमें? इफेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच द प्राइस आइटम वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से करेंसी डिक्रीज हो जाता है, पैसा घट जाता है, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर इस चैप्टर में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 2-3 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा नहीं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक सच प्रोसेस होता है जिसमें हर कंट्री, ये ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी में कर रखा है शायद, ठीक है, हाँ शायद ही, ये ज्योग्राफी बोल रहा हूँ, मतलब इकोनॉमिक्स में, जो विच ऑल द कंट्रीज वर्ल्ड रिमेन कनेक्ट, अपना कनेक्ट सोशली इकोनॉमिकली साइंटिफिकली कनेक्ट हो सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन पूछ लेता है। उसके बाद है एक आता है आपका एक क्या बोलते हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। ये क्या था? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, वो क्या कहते हैं? स्टेबलाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, सो दैट इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है उसको ओवरकम कर सके, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है उसी चैप्टर का। ये है हिस्ट्री ऑफ लास्ट का, ये प्रेस एंड कल्चर नेशनलिज्म। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव आता है कि किसने अपना रातों रात मतलब अपना लैंग्वेज चेंज कर लिया, ठीक है, कोई एक पेपर का नाम है। और इसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है, अनअकैडमी का ले लिया, सॉरी अनअकैडमी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको ईजी लगे आप इसको याद कर लेना, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। इसको आप एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं थक गया बोलते बोलते, अब लग रहा नहीं बोला जा रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन यही गुटनबर्ग, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट, अगर वर्नाकुलर प्रेस नहीं आएगा तो ये ज़रूर आएगा, ठीक है। और पेपर वाला नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा, जैसे बुक में है कि पेपर का
क्या क्या है पेपर, किस नाम से कौन पेपर निकाला, महात्मा गांधी को कौन सा पेपर निकाला, कौन सा न्यूज़पेपर, इस टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और ये डेवलप प्रिंटिंग, गुटेनबर्ग कैसे डेवलप किया प्रिंटिंग प्रेस, वो आपको दे देता है, तो तुम इसको भी एक बार देख लेना है, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था सबसे ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तक आपने याद कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना में से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिविक्स को लेकर के, ठीक है। वीडियो में आज थोड़ा कम बोलना पड़ रहा है क्योंकि तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, इसीलिए क्योंकि कल बहुत ज़्यादा, एक तो स्क्रीन से मुझे अब लग रहा है ये होने लगा, आई प्रॉब्लम होने लगा, लेकिन फिर भी नहीं, अभी 2-3 दिन जो है, एक आध महीना, 2-3 दिन बोल रहा हूँ, देख लेता हूँ, फिर उसका कंप्लीट रेस्ट करना है अपने को, ठीक है। और असल बात है कि मेरा भी एंट्रेंस डेट आ गया है, तो मुझे अपना भी पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करना होगा, तो फिर मैं तो गया, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं कैसे करके, PDF से थोड़ा जो छूट रहा है उसको आप थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।